जय हिंद साथियों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अग्निवीर में नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। बच्चों, कह सकते हैं कि एक रूप से ये पूर्ण रूप से नर्सिंग का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है। जो बच्चे नर्सिंग के हैं वो लास्ट तक बने रहेंगे। जो बच्चे बच्चों जीडी से या फिर टेक्नीशियंस हैं वो केवल इसका 1 से लेकर 10 तक ही प्रश्न देखेंगे। बाकी बच्चों उनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। 10 तक के देखने के बाद छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों 10 से लेकर जो 30 तक है ये बायो का प्रश्न है, जबकि बायो ना टेक्नीशियन में पूछा जाता है आपका, ना ही बच्चों आपके आर्मी जीडी में पूछा जाता है। तो अगर बच्चे इसमें जीडी के होंगे तो 1 से 10 तक ही केवल प्रश्न देखेंगे। अगर बच्चे आप टेक्नीशियन दैट मीन की नर्सिंग से हो तो आप इसको पूर्ण रूप से पूर्ण वीडियो देखना, क्योंकि बच्चों ये आपके लिए एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जो आपके परीक्षा में काफी ज्यादा मदद करेगा। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछ रखा है बच्चों? जीएस खंड है। जीएस का प्रश्न 1 से 10 तक है। उसके बाद हम लोग बच्चों बायो के प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। बायो जो है आपका 10 से लेकर 30 तक है। उसके बाद बच्चों केमिस्ट्री आपका 31 से लेकर 45 तक है। ठीक बच्चों, आते हैं प्रश्नों पर। जो पहला प्रश्न पूछा है वो पूछ रखा है आपसे कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण कौन है बच्चों? सीएजी अभी भारत में वर्तमान के कौन नियुक्त किए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू किए गए हैं, या फिर विवेक राम चौधरी, या फिर नितिन अग्रवाल, या फिर मनोज पांडे? तो बच्चों ये करंट का प्रश्न है। ये आपके जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नर्सिंग के लिए और टेक्नीशियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो सीएजी अभी जल्द में नियुक्त किए गए वो आपके कौन है? आपके बच्चों वो सॉरी बच्चों, जो अभी जल्द में ही नियुक्त किए गए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के लिए वो आपके बच्चों अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है बच्चों? गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों बात करें विवेक राम चौधरी की, तो विवेक राम चौधरी जी मौजूदा समय में बच्चों वायुसेना के अध्यक्ष हैं। किसके? वायुसेना के अध्यक्ष हैं बच्चों। ये विवेक राम चौधरी जी वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है बच्चों। अगर बात करें नितिन अग्रवाल सर की, तो ये क्या है? बीएसएफ के महानिदेशक हैं बच्चों। किसके? बीएसएफ के ये महानिदेशक हैं बच्चों। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें मनोज पांडे सर की, तो ये क्या है बच्चों? वर्तमान में ये जो थल सेना है अपनी उसके अध्यक्ष हैं। थल सेना के अध्यक्ष हैं बच्चों। कौन? मनोज पांडे सर। ठीक है, इनको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चों प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि पहला ओलंपिक खेल जो था वो कहां पर आयोजित किया गया था? बच्चों पहला ओलंपिक खेल कहां पे आपका आयोजित किया गया था? तो कहां आयोजित किया गया था बच्चों आपका पहला ओलंपिक खेल? तो वो एथेंस में किया गया था। अगर बात करें बच्चों ये पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था, पहली बार कब आयोजित किया था? 1896 में बच्चों एथेंस में ये खेल सबसे पहले आयोजित किया गया था। आप डेट भी याद रखेंगे, दैट मीन ईयर भी याद रखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, ये पूछ रखा है जो पनामा नहर है बच्चों ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? बच्चों महासागरों के बाद अगर ये महाद्वीप को पूछ ले तो किन महाद्वीपों को जोड़ती है? तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि ये उत्तरी अमेरिका और बच्चों दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिका को ये आपस में कनेक्ट करता है। कौन? पनामा नहर। ठीक है बच्चों। अगर बात कर रहा है ये महासागर को जोड़ने का, तो पनामा किस दो महासागर को जोड़ता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए। एक तरफ उसके प्रशांत महासागर है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। किस दो महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक को जोड़ता है और प्रशांत महासागर को बच्चों में आपस में कनेक्ट करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये कह रखा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। इनमें से बच्चों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? लुम्बिनी होगा। अगर आपसे प्रश्न पत्र में पूछ लिया जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी बच्चों उनको, तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया से हुई थी। ठीक, ज्ञान की जो प्राप्ति है बच्चों वो कहां से हुई थी? बोध गया से हुई थी। ये भी पूछ सकता है उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो बच्चों पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ से दिया था। पहला उपदेश कहां से दिया था बच्चों? उन्होंने सारनाथ में दिया था। अगर बात करें श्रावस्ती की बच्चों, इन्होंने यहाँ सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश कहां से दिए थे बच्चों? इन्होंने अपना श्रावस्ती से दिए थे। ठीक, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पूछ रखा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों जो यूएनओ का मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको पेपर में यूनेस्को के बारे में पूछ लिया जाता है। किसके? यूनेस्को के बारे में बच्चों पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका पेरिस में स्थित है। अगर आपसे बच्चों आईसीसी का भी पूछ सकता है मुख्यालय, तो वो कहाँ से स्थित है? वो आपका दुबई में स्थित है। इन पॉइंट को बच्चों आप ध्यान में रखिएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो विश्व त्योहार है बच्चों वो किस राज्य में मनाया जाता है? विश्व त्योहार इनमें से बच्चों किस राज्य में मनाया जाता है? तो विश्व त्योहार बच्चों केरल के लिए फेमस है। तो ये कहां पे मनाया जाता है? आपका केरल में मनाया जाता है।
केरल में एक बच्चों और प्रमुख त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है ओणम। ये भी पूछ सकता है बच्चों प्रश्न पत्र में कि ओणम कहाँ का त्योहार है, तो ये आप बताएंगे वो केरल का त्योहार है। अगर बच्चों बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है बच्चों? पोंगल मनाया जाता है। क्या? पोंगल। अगर बात करें राजस्थान की, तो बच्चों यहाँ पे गंगोर उत्सव बहुत ज्यादा मनाया जाता है। कौन सा? गणगौर उत्सव बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बच्चों ड्री उत्सव एक यहाँ पे होता है। क्या? डी उत्सव। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आजकल हाल ही में परीक्षाओं में ये चीज पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप जरूर में ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चों ये आमतौर की जो परीक्षा हो रही है आपकी, इनमें ये लगातार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली बच्चों? त्रिपुरा के जो नए मुख्यमंत्री अभी बच्चों हाल ही में शपथ जिन्होंने लिया, उन्हीं का आपको नाम बताना है। तो क्या नाम है? मणिक शाह है, अशोक गहलोत है, या फिर नोक थोम्बस विनय सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर है आप इसका जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर आपका मणिक शाह हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये भी जल्द में ही बच्चों मुख्यमंत्री के रूप में त्रिपुरा में शपथ ली। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको आमतौर में परीक्षा में पूछने को देखने को मिले, तो आप इसका करेक्ट आंसर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि ये पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है बच्चों वो उनको सम्मिलित किया गया था। कौन से संशोधन से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बच्चों सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए है 42वें, या फिर 44वें, या 61वें, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 42वें संविधान संशोधन से लाया गया था। किससे लाया गया था? 42 संविधान संशोधन से लाया गया था। ध्यान में रखिएगा बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि स्लाइड थोड़ा धीरे खुल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि टिहरी जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध आपका बच्चों किस नदी पर बनाया गया? तो किस नदी पर बनाया गया बच्चों? टिहरी बांध आपको पता होना चाहिए कि ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है। किस नदी पे बच्चों? भागीरथी नदी पर। अगर बात करें महानदी पे भी एक प्रमुख बांध है बच्चों जिसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या बच्चों? हीराकुंड बांध। ये सबसे लंबा बांध है बच्चों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? हीराकुंड बांध। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो बच्चों इस पे सरदार सरोवर बांध स्थित है। क्या? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है बच्चों, आप इसको भी जरूर याद रखिएगा। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो यहाँ पे नागा अर्जुन बांध स्थित है बच्चों। कौन सा बांध? नागा अर्जुन बांध कहाँ पे स्थित है? आपका कृष्णा नदी पे स्थित है। और टिहरी बांध कहाँ है बच्चों? आपका भागीरथी नदी पे स्थित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मतलब बच्चों चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी हम आपके सामने रखते हैं, जिससे आपसे चारों के चार इंपॉर्टेंट तथ्यों की भी चर्चा आपसे हम इसमें कर सकें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है बच्चों कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है उनके लेखक कौन है? बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम एक लेख है जिसके लेखक आपको बताना है। विष्णु शर्मा है, तुलसीदास है, या फिर कालिदास है? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कालिदास हो जाएगा, क्योंकि जो कालिदास है बच्चों ये आपके अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। अगर बात करें बच्चों विष्णु शर्मा जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है पंचतंत्र। बच्चों आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है रामचरितमानस। बच्चों आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आमतौर में आपके परीक्षा में ये भी पूछा जाता है। बच्चों आपका जीएस का खंड खत्म हुआ। जो भी बच्चे आप एसएससी जीडी के होंगे, अब बच्चों आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। रीजन है बच्चों क्योंकि अब आपके काम का ये वीडियो नहीं है। ठीक, अब जो बच्चे नर्सिंग के होंगे वो इस पे लगातार अभी बने रहेंगे बच्चों, क्योंकि नर्सिंग में जो बायो का खंड है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। तो बायो का खंड 11 से शुरू होगा, 11 से लेकर 30 तक बायो के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है आपको बच्चों की प्रोटोजोआ है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफी आसान प्रश्न है बच्चों। प्रोटोजोआ का सर्वप्रथम प्रयोग किस गोल्डफस ने किया था? किसने बच्चों? गोल्डफस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बच्चों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बाथ स्पंज जो है बच्चों, क्या बाथ स्पंज ये आपका किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, स्पांजिया है, स्पांजिया है, या फिर हिप्पो स्पांजिया है, या फिर फेरोनीमा है। तो बच्चों बाथ स्पंज आपका इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है बच्चों? यूस्पांजिया से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है हाथी दांत के समान कवच है। बच्चों इनमें से हाथी दांत के समान जो कवच है वो आपको बताना है। तो कौन है बच्चों? डेंटेलियम है। तो ऑप्शन नंबर डी में डेंटेलियम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि एनेलिडा एवं मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है वो क्या है? बच्चों एनीलिडा और किसके?
मॉलस्का। तो इसके बीच का जो बच्चों योजक कड़ी है वो कौन सी है? पेरिपेटस है, नियोपिलाइना है, ल्यूमलस है या फिर लाइमेनस है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका नियोपिलाइना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में नियोपिलाइना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न 15 नंबर ये पूछ रखा है, एनेलिडा और मोलस्का इन दोनों के बीच बच्चों अभी हाल थोड़ी देर पहले हमने इसी प्रश्न का जिक्र किया, तो सॉरी बच्चों ये प्रश्न हमारा रिपीटेड हो गया है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16 नंबर पूछ रखा है, निम्न में से सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन सी है? बच्चों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अकशेरुकी जो जंतु है वो इनमें से कौन से है बच्चों? दैत स्क्लिप्ड है या फिर कटलमीन है या फिर फाइसेलिया है या फिर बेलोनोपिटरा है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा? दैट स्क्लिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दैट स्क्लिड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रखा है कि जो अरस्तु की लालटेन है बच्चों वो किस में मिलती है? अरस्तु की जो लालटेन है बच्चों वो तारा मछली में मिलती है, ब्रिटिश स्टार में मिलती है, सी अर्टिन में मिलती है या फिर सी एनीमोन में मिलती है? तो किसमें मिलती है बच्चों? जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी अर्चिन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है सी अर्चिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि जो मोलस्का है उसका जो कवच है बच्चों वो किससे बनता है? तो इसका कवच आपको पता होना चाहिए बच्चों की ये जो है ये आपका मेंटल से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में मेंटल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न पूछ रखा है आपका कि मेढक का, सॉरी बच्चों ये थोड़ा जो छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। जो बच्चों इसमें पूछ रखा है आपको आपसे इस प्रश्न में कि जो मेढक का डिंबक होता है यानी कि जिसको लार्वा के नाम से हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेडपॉल कहते हैं, निम्फ कहते हैं या फिर टोरनेरिया कहते हैं या फिर बाइपिनेनिया कहते हैं? बच्चों क्या कहते हैं मेढक के डिंबक को, यानी मेढक के लार्वे को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से बच्चों? टेडपॉल के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में टेडपॉल मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है आपसे? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, उत्सर्जी पदार्थ के प्रकृति के आधार पर मेढक होता है। बच्चों उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति के आधार पर मेढक होता है। किस आधार पर होता है? यूरिकोटिलिक के या फिर अमोनोलेटिक के या फिर यूरियोटेलिक के या इनमें से सभी? तो बच्चों जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि एरियोटेलिक के प्रकृति के मेढक होते हैं। तो उसके आधार पर किस प्रकृति के होते हैं बच्चों? यूरियोटेलिक के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है कि मेढक में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं यानी जो बच्चों क्रेनियल नर्व होती है वो कितनी पाई जाती है? तो कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है बच्चों? तो 10 जोड़ी पाई जाती है। किस ऑप्शन में 10 जोड़ी? तो ऑप्शन नंबर बी में 10 जोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है, जीव एवं उसके पर्यावरण की जो अन्योक्रिया होती है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बच्चों ऐसा अध्ययन जिसमें क्या कहता है? जीव और उसके पर्यावरण, मतलब जिसके अध्ययन के में हम लोग जीव को और उसके पर्यावरण की जो क्रियाएं होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग बच्चों किस नाम से जानते हैं? जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं या फिर आपके प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं या क्यारी के नाम से जानते हैं या पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं? तो बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जीव और उसके पर्यावरण की जो क्रियाएं होती है उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों पूछ रखा है आपसे कि, सॉरी बच्चों एक स्लाइड आगे बढ़ गई, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो बच्चों अगला प्रश्न आपका जो है वो पूछ रखा है कि ग्रीक शब्द में हम लोग बच्चों आईकॉस को किस का अर्थ क्या है? जो ग्रीक शब्द में आपको एक शब्द दे रखा आईकॉस, इसका बच्चों आपको अर्थ बताना है। तो आईकॉस का अर्थ बच्चों क्या होता है? जो ग्रीक शब्द से लिया गया है आईकॉस, उसका अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों? उसका अर्थ वास्तल होता है या अध्ययन होता है या समुदाय होता है या फिर समष्टि होता है? तो बच्चों आईकॉस का जनरली अर्थ क्या होता है? समष्टि होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में समष्टि दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपसे पूछ रखा है, किसने जीवों के आकार या फिर प्रकारों तथा कारकों की अन्यों क्रियाओं के अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहा था? बच्चों इसकी डेफिनेशन पारिस्थितिकी तंत्र को जीवों के आकार का, प्रकारों का, कारक के अनुक्रियाओं के अध्ययन के आधार पर पारिस्थितिकी किसने कहा था? तो बच्चों किसने कहा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। तो बच्चों रा मिश्रा ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? रा मिश्रा ने। तो रा मिश्रा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है बच्चों, किसने प्रकृति का संचरना तथा कार्य के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा था? बच्चों इनमें देखो अलग है, उसमें दे रखा था आकार के आधार पर, इसको प्रकृति की संरचना और कार्य के आधार पर किसने
पारिस्थितिकी कहा था। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ओडम हो जाएगा, क्योंकि ओडम साहब ने इसी को प्रकृति की संरचना के और कार्य के आधार पर इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी में ओडम दे रखे हैं साहब का नाम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ये पूछ रखा है एक जाति की विशेष जीवों को जो समूह है उसको क्या कहा जाता है। बच्चों किसी विशेष जाति के विशेष समूह को क्या कहा जाता है, समष्टि, व्यष्टि, समुदाय या फिर पारितंत्र। तो बच्चों इसका भी आंसर काफी आसान है बच्चों, तो उसको हम लोग समष्टि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में समष्टि दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जैव समुदायों के संगठन को क्या कहा जाता है। तो बच्चों जो उसके संगठन होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम लोग जियोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जियोम मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 28, ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये आपसे पूछ रखा है कि जीवों के भौगोलिक वितरण के जो संबंध का अध्ययन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। बच्चों जो जीवों का भौगोलिक वितरण के से संबंध होता है, किसको नोट डाउन करिएगा, भौगोलिक वितरण के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो बच्चों पादप भूगोल के नाम से जानते हैं उन्हें, जंतु भूगोल या जैव भूगोल या फिर कृषि भूगोल। तो किसके नाम से जानते हैं बच्चों, इसका आंसर आप सभी देंगे। तो बच्चों उसको हम लोग जैव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में जैव भूगोल दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 29 आपका कह रखा है कि पारिस्थितिकी अध्ययन का जो आधारभूत इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों जो पारिस्थितिकी का अध्ययन होता है जो उसकी आधारभूत इकाई है उसको बच्चों हम लोग वेस्ट जीव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में वेस्ट जीव दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा कारक है प्रथमता किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। इनमें कौन सा ऐसा कारक है बच्चों जो सबसे पहले किसी स्थान की वनस्पति को निर्धारित करता है। जलवायवी है या फिर स्थलाकृति है, फिर जैविक है या फिर बच्चों आपका मृदी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका मृदी हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का यहाँ बच्चों बायो का खंड समाप्त होता है। हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। प्रश्न नंबर 31 जो है बच्चों ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो बच्चों केमिस्ट्री में कमजोर हैं वो जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर देखेंगे बच्चों। यहाँ मतलब 31 से लेकर 45 प्रश्नों को जरूर देखेंगे, क्योंकि बच्चों इनमें हम लोग कैसे किया जाएगा, मतलब कैसे फाइंड करते हैं उस चीज के बेसिस पे बताने वाले हैं। तो N2 जो है बच्चों क्या है, जो N2 अणु है उसकी आबंध कोटि बतानी है बच्चों, आबंध कोटि बतानी है। सिंपल है। तो बंद सबसे पहले हम लोग बंद कोटि फाइंड करते हैं। बंद कोटि का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो बंद कोटि का फॉर्मूला है वो आपका हाफ बाई एन बी माइनस एन ए। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हैं। एन बी क्या होता है जो बच्चों टोटल, दैट मीन जिसमें स्टार नहीं लगा होता है। एन ए क्या होता है जिसमें स्टार लगा होता है। अभी देखते हैं बच्चों, आपको पता होगा जो नाइट्रोजन है इनमें अणुओं की संख्या कुल कितनी है। N2 में अणु की कुल संख्या बच्चों कितनी है, यानी कि N2 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है बच्चों, 14 इलेक्ट्रॉन है ना। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बच्चों, आप कहोगे कैसे हैं, तो बच्चों दो मॉलिक्यूल हैं, मतलब दो एटम है आपके N के, तो इसीलिए आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक, अब आपको बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए क्या, सिग्मा 1s2। देखो बच्चों दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। उसके बाद क्या होता है सिग्मा स्टार 1s2। अब बच्चों जो ये स्टार है ये Na की वैल्यू है, और जो जिसमें स्टार नहीं है वो Nb की वैल्यू है। ठीक, उसके बाद सिग्मा 1s2 1 सिग्मा स्टार 1s2, फिर उसके बाद बच्चों क्या आता है सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आ जाता है पाई 2p स्क्वायर वाई, मतलब स्क्वायर बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ तक अगर फिल हो गया एक बचा तो यहाँ पे एक होगा, नहीं तो दो होगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है बच्चों पाई 2p स्क्वायर जेड। उसके बाद क्या आता है बच्चों 6 2p स्क्वायर जेड। ठीक है बच्चों, अब आप इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल गिन सकते हो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, टोटल आपको बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब देखो Na क्या कितना है बच्चों, जिसपे स्टार लगा होगा, 2 है और 2 2 4 है, मतलब कह सकते हैं कि बच्चों हाफ। आपको वैल्यू किसकी मिल गई बच्चों, Na की वैल्यू मिल गई, कितनी है 4 है। वैसे आप देखो जिसपे स्टार नहीं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं बच्चों बिना स्टार के 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे 1/2, 10 में से बच्चों 4 को माइनस करोगे 6 आएगा, तो 6 से 2 को कैंसिल आउट करोगे 3 आएगा। तो बच्चों N2 में अणु की आबंधित कोटि कितनी है आपकी, 3 है। कितनी है बच्चों, 3 है। किस ऑप्शन में 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 3 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, ये पूछ रखा है निम्न में से कौन सा अणु या फिर आयन sp2 संकरण दिखाता है।
काफी आसान प्रश्न है बच्चों, इनमें से आपको बता रखना है क्या कौन सा ऐसा अणु है या फिर आयन है जो sp2 संकरण दिखाएगा। अगर बात करें बच्चों एक एक ऑप्शन की, तो क्या होगा बच्चों? अगर बात करें BF3NH2 की, तो बच्चों दोनों तो sp2 संकरण नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर बात करें NO2 की, NH3 की, तो बच्चों ठीक है, मैं मानता हूं कि आपका इसमें BF3 दिखा सकता है, इसमें NO2 दिखा सकता है, पर इसमें NH2 नहीं दिखा सकता है, इसमें NH3 नहीं दिखा सकता। ठीक है बच्चों, ये sp2 संकरण नहीं दिखा सकते हैं। ठीक, अगर बात करें बच्चों ऑप्शन नंबर की सी की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चों BF3 इसमें जो है वो आपका sp2 संकरण और NO2 दोनों दिखा सकता है, इसमें बात करें NH2 नहीं दिखा सकता है। तो बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों की बात की है तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या है आपके सामने, ये कह रखा है कि कोई, सॉरी बच्चों ये स्लाइड थोड़ा हम लोग ऊपर करते हैं। ये प्रश्न क्या कह रखा है आपसे? ये आपसे कह रखा है कि यदि एक आदर्श गैस है जिसके क्या दे रखा है, 2 मोल दे रखा है बच्चों, उसके बाद कह रखा है कि 543 केल्विन ताप दे रखा है, तो उसका आयतन इतना दे रखा है बच्चों 44.8 लीटर, तो उसका दाब क्या होगा? बच्चों आपने सिंपली गैस के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक बच्चों, अब इसमें आर क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको प्रश्न पत्र आपको जो मिलेगा बच्चों उसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमेशा दी रहेगी, तो आर कांस्टेंट होता है, तो आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0.821। अब बच्चों देखो इसमें टी टेम्परेचर कितना दे रखा है? 546 दे रखा है। अगर एन की बात करें तो बच्चों सीधा सीधा 2 मोल दे रखा है, एन की बात करें 2 मोल देख रखा है। अगर वैल्यूम की बात करें बच्चों इसमें 44.8 दे रखा है, 8 लीटर दे रखा है। तो सीधा कहने का अर्थ क्या है बच्चों? इसमें प्रेशर हम लोग को फाइंड करना है, प्रेशर मतलब दाब फाइंड करना है, तो सब पूरा वैल्यू रख के आप सॉल्व कर देंगे। P इक्वल टू एन आर टी बाई क्या हो जाएगा बच्चों? V आ जाएगा, क्योंकि V इधर मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए आप। n की वैल्यू कितनी है? 2 है बच्चों। r की वैल्यू कितनी है? 0.821 है। इंटू t की वैल्यू कितनी है बच्चों? 546 है, अपॉन बच्चों उसके बाद v वैल्यू कितना दे रखा है? 44.8 दे रखा है। जनरली आप जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, सब काटो पीटोगे, तो आपका अप्रोक्सीमेशन में, मतलब अप्रोक्सीमेशन में आएगा 2 एटीएम के बराबर आ जाएगा। तो 2 एटीएम आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में 2 एटीएम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बच्चों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 34, ये आपसे पूछ रहा है कि बच्चों ये आपसे सिंपल प्रश्न पूछा है, कह रखा है कि एक आदर्श गैस का जो परम ताप होता है वो 2 गुना है, परम ताप 2 गुना है, और दाब जो है उसका आधा है। बच्चों दाब क्या होता है? आपका प्रेशर होता है ना, तो प्रेशर क्या है? उसका आधा है। ठीक, उसके बाद ये कह रखा है कि बच्चों जो ताप है मतलब टेम्परेचर है वो 2 गुना है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें बच्चों एन और टी ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों कांस्टेंट हो जाएंगे? उसके पीछे का लॉजिक है बच्चों, आदर्श गैस है वो परम ताप 2, इसमें एन आर दोनों आपका कांस्टेंट, आर तो वैसे कांस्टेंट रहता है, लेकिन बच्चों ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, रीजन आदर्श गैस के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या रखा, अगर वैल्यू देगा आदर्श गैस के लिए तो ठीक है, नहीं तो बच्चों आप इसको कांस्टेंट में रख सकते हो। तो अब यहां से आयतन मतलब V निकाल लो, V इक्वल टू कितना होता है बच्चों? T बाई P होता है। और बच्चों P कितना दे रखा है आपका? P 2 गुना दे रखा है, तो P की T की वैल्यू हम लोग 2 रख सकते हैं, और P आधा दे रखा है तो इसकी वैल्यू हम लोग आधा रख सकते हैं। तो V कितना आ जाएगा बच्चों? ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ऊपर तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 बाई 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है आपका, तो V इक्वल टू बच्चों 4 आ गया। तो 4 मतलब 4 गुना बढ़ेगा, तो 4 गुना आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 35। ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया, ऐसा कौन सा रिएक्शन है बच्चों जिनमें उदासीनीकरण उष्मा अधिकतम होगी? उदासीनीकरण उष्मा सबसे अधिक होगी, तो बच्चों किसमें अधिक होगी? आपके ऑप्शंस क्या है? NH4OH, CH3COOH, या फिर NH4OH या HCl, या फिर NaOH, आपका CH3COOH, NaOH, या फिर HCl। तो बच्चों आपके चारों ऑप्शन में इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप लोग थोड़ी देर का समय लीजिए बच्चों, फिर उसके बाद चेक करके आप बताइए, क्योंकि पेपर आपको देना है बच्चों, तो आमतौर पर इसका आंसर आपको ही देना चाहिए। तो बच्चों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अभिक्रिया है उसमें उदासीनीकरण उष्मा अधिकतम होगी। बच्चों इसमें NaOH और NaHCl की जो उदासीनीकरण उष्मा है बच्चों वो सबसे अधिक होगी। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 36 नंबर, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कोई अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2, क्या है? N2 प्लस 3
H2 कोई अभिक्रिया इसको किसके बराबर हो रही है कि बच्चों 2NH3 प्लस X। ठीक, ये कह रखा है बच्चों कि जो X है वो किलो जूल से अधिक अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक शर्त है। कितना बच्चों सबसे पड़ेगा इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए, जो जूल है बच्चों उसमें अधिक अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक कौन सी शर्त है। आप समझ रखे हो कि जो ये रिएक्शन होगा बच्चों इसमें कितने किलो जूल से अधिक अमोनिया बनाने के लिए आवश्यक शर्त पड़ेगी। शर्त का मतलब बच्चों उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, प्रेशर बढ़ाया जाएगा, या फिर उसका ऐसे कोई डेंसिटी बढ़ाई जाएगी, ये सब टर्मोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। तो बच्चों N2O3H2 का जो रिएक्शन होता है 2NH3 के लिए, इसमें बच्चों हमेशा आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बच्चों हमेशा कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को डाउन रखना पड़ेगा और प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। बच्चों ये इसकी बेसिक जरूरत है। अगर टेम्परेचर आप हाई कर दोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर प्रेशर कम कर दोगे तब भी ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि कम ताप रखना पड़ेगा और उच्च दाब रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों की ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, बच्चों ऑक्सीकरण में जनरली क्या होता है, ऑक्सीकरण जो होता है बच्चों उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं। ऑक्सीकरण में आप देखते हो कि जो ऋणी तत्व होता है उनका योग होता है, विद्युत ऋणी तत्व जो होता है बच्चों उनका योग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये फॉर्मेलिटी दे रखे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 39 पर। यह कह रखा है कि इनमें से अर्धचालक जो है के रूप में किसको सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। बच्चों सिंपल सा बात है कि सेमीकंडक्टर, गुड सेमीकंडक्टर इनमें से कौन है। तो अर्धचालक बच्चों इनमें कौन सा, सिलिकॉन है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, आपका जो लैपटॉप चलाते हो, फोन चलाते हो, सब में सबसे ज्यादा अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में बच्चों सिलिकॉन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रखा है निम्न में से सूक्ष्म जो बर्फ होती है उसका सूत्र कौन सा है। बच्चों CO2 के हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में CO2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 41। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा आपसे बच्चों की बोरेक्स के जलीय विलयन की प्रकृति है। बच्चों जो बोरेक्स होता है उसका क्या जलीय विलयन की प्रकृति इनमें से कौन सा है, अम्लीय है, उदासीन है, उभयधर्मी है, या फिर क्षारीय है। तो बच्चों बोरेक्स जो उसका जलीय विलयन की प्रकृति होती है बच्चों वो आपकी क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्षारीय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 42। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। बच्चों इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा नाइट्रोजन की जो निर्धारण किया जाता है। काफी विधियां हैं बच्चों, लेकिन इनमें से आपको दिए गए ऑप्शन में से सही बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लिविंग विधि होगी, लेंस विधि होगी, जेंडाल, या फिर केरियस। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो आपका बच्चों जेडाल विधि होगी, क्योंकि इसी के द्वारा आपको दिए गए ऑप्शन में से नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 43 पर। यह पूछ रखा है बच्चों नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिल जो यौगिक का सोडियम धातु के साथ संकलित करने पर जो सोडियम लवण है वो इनमें से क्या है। बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि, एक मिनट बच्चों थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। ये पूछ रखा है कि नाइट्रोजन जो युक्त कार्बनिक यौगिक होता है बच्चों, नाइट्रोजन जिसमें सम्मिलित होता है कार्बनिक यौगिक का, उसमें सोडियम धातु के साथ किस चीज का संकलन करना पड़ता है जब सोडियम लवण बन जाता है। तो NaNO2 का, फिर NaNO3 का, या NaCN का, या फिर NaNH3 का। तो बच्चों किसका करना पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए NaCN का होता है। तो NaCN आपका किस ऑप्शन में है, NaCN आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। ये आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। बच्चों आइसोब्यूटेन का जो IUPAC नेम है वो क्या है। तो बच्चों आइसोब्यूटेन का जो आपका IUPAC नेम है, तो नॉमेनक्लेचर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 मेथिल प्रोपेन मतलब 2 मेथिल प्रोपेन होता है। प्रोपेन में बच्चों क्या होता है, जनरली 3 कार्बन का प्रयोग करते हैं। मेथिल मतलब उसके दूसरे नंबर पे बच्चों मेथिल लगाया गया था। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न, और आज का ये आखिरी प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये पूछ रखा है कि COR जो ग्रुप है ये क्रिया समूह का पूर्व लग्न है। बच्चों ऐसे किस क्रिया समूह का पूर्व लग्न है COOR। तो कार्बोमयाल का, या फिर कार्बोनिल का है, या फिर कार्बोक्सिक का है, या फिर एल्कोनिक कार्बोनिल का है। तो बच्चों ये किसका है, दिए गए ऑप्शन में से ये किसका क्रिया समूह है। तो ये बच्चों आपका किसका क्रिया समूह है। एक मिनट बच्चों थोड़ा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं, आपको थोड़ी देखने में आसानी हो। तो आपको सबको पता होना चाहिए बच्चों कि ये एल्कोक्सिक कार्बोनिल का क्रिया समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चों एल्कोक्सिक कार्बोनिल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपने इसमें आपने 10 नंबर जीएस के देखे, और बच्चों सॉरी 10 प्रश्न आपने जीएस के देखे, 20 प्रश्न बायो के देखे, और 15 प्रश्न केमिस्ट्री के देखे। बच्चों जनरल नर्सिंग की परीक्षा में यही आपका
कुल प्रश्नों की पूछी जाने की संख्या है। तो इसी तरह प्रश्न आएंगे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। और परीक्षा के लिए बच्चों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।